सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। तो सभी मेरे छोटे बड़े, लंबे चौड़े, छोटे नाटे, हल्के पतले दुबले सभी बहन भाई जुड़ेंगे। एक बार फिर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को बिना किसी देरी के। चलो जी, आ जाओ। नीशू यादव हैं, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून गुड़िया। प्रिया सिंह हैं, कविता वाजपेयी हैं, रूवी यादव हैं, नीशू यादव हैं, माया गुप्ता हैं। माया, मोह माया जो त्याग दिए हैं, इधर आओ, नीचे कर दो एक बार। शोभित हैं, गुड़िया हैं, संजीव कुमार गुप्ता जी हैं, मनीषा हैं, गुड़िया हैं, आशिफा हैं, कविता हैं। हाउ आर यू? आई एम बहुत बहुत फाइन मेरे बच्चों, कैसे हो तुम? हाँ जी। जहीदा खान हैं, मोहिनी हैं, सपना हैं, कृष्णा हैं, वंदना हैं, संजीव हैं, ऐश्वर्या। अरे ऐश्वर्या भी है हमारी लाली, ऐश्वर्या राय वही वाली, कल्लू बाई हैं झांसी वाले। दिलीप कुमार जी हैं, शिखा है, पूनम है, अमृता है, निकिता है, पिंकी हैं, मेरी लाली टिंकी हैं। तो उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय पार्क, अभ्यारण्य और क्या? तो नेशनल पार्क, अभ्यारण्य और आपके पक्षी विहार, बर्ड सेंचुरी। ठीक है भाई। तो अब अगर मैं बात करूं, देखो इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, पहले तो ये समझो। देखो इनमें रखे तो देखो, यहां तो पक्षी विहार में तो प्रवासी पक्षी वगैरह या हमारे लोकल पक्षी प्रजनन के लिए आते हैं। यहां एक झील होती है, वहां रुकते हैं। कल क्लास नहीं हुई थी, कल मेरी मैराथन क्लास थी एक बेटा। ठीक है। अभ्यारण्य क्या होते हैं? अभ्यारण्य होते हैं आपके वन्यजीव अभ्यारण्य, यहां भी जानवरों को प्रोटेक्ट किया जाता है। राष्ट्रीय पार्क जो होते हैं, यहां भी जानवरों को प्रोटेक्टेड। देखो राष्ट्रीय पार्क जो होते हैं वो अधिक सुरक्षित होते हैं। ठीक है भाई, अधिक सुरक्षित होते हैं। अधिक सुरक्षित किसके लिए? जानवरों के लिए। और ये थोड़ा सा जो अभ्यारण्य होते हैं ये कम सुरक्षा वाले होते हैं। देखो जैसे हमारा जीवन चलता है या हमारा अपना एक घर होता है, वैसे जानवरों के लिए भी एक जगह होनी चाहिए, और जानवरों की जगह है जंगल। ठीक है। तो जंगल में जानवर रहते हैं, और जंगल अगर खत्म होंगे तो भैया जानवर भी खत्म हो जाएंगे। तो जंगलों में जानवरों को प्रोटेक्ट किया जाता है। यहां पर जैसे नेशनल पार्क में मानव गतिविधियां जैसे आपकी अलाउ नहीं होती। ठीक है भाई। चलो, तो बातें क्लियर हुई। अब अगर मैं बात करूं बेटा जी, यहां आपसे राष्ट्रीय पार्क जो है आपके, नेशनल पार्क, ये जो बनाए गए हैं, एक हमारे देश में कानून आया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो इस कानून के तहत ये कब आया था? 1972 में हमारे देश में नेशनल पार्कों को कानूनी मान्यता दी गई। बेटा यूपी के पढ़ रहे हैं, अभी यूपी का समझो आप। यूपी जीके के 5-6 प्रश्न आते हैं आपके, तो ये तुम्हें पढ़ना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है भाई। अब ये प्रश्न कई बार बना है। तो अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश, यूपी में राष्ट्रीय पार्क कितने हैं? केवल एक नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में। इसका नाम क्या है मेरे बच्चों? इसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा राष्ट्रीय पार्क, दुधवा राष्ट्रीय पार्क। दुधवा राष्ट्रीय पार्क प्यारे बच्चों आपका एकमात्र नेशनल पार्क है, और ये कहां पड़ता है? लखीमपुर खीरी के अंदर। तो लखीमपुर खीरी के अंदर स्थित एकमात्र नेशनल पार्क है। ठीक है भाई। तो कहां है? लखीमपुर खीरी में।
ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है। तो याद रखना, यूपी का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है ये दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है जी। और क्या खास बात है, इसकी जो स्थापना हुई थी, तो शुरू में ये नेशनल पार्क नहीं था। देखो, किसी अभयारण्य को नेशनल पार्क बनाया जा सकता है, लेकिन किसी नेशनल पार्क को अभयारण्य नहीं बनाया जा सकता। जैसे किसी राज्यपाल को राष्ट्रपति बना सकते हैं, राष्ट्रपति राज्यपाल थोड़ी बनेगा भाई, बड़ा पद है। ठीक है भाई। तो स्थापना हुई थी इसकी 1968 में दुधवा पशु विहार के रूप में। तो ये पहले एक पशु विहार था। 1968 में दुधवा पशु विहार के नाम से। फिर बाद में प्यारे बच्चों 1977 में इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया। जो एक्ट आया था ना 1972 का, उसके तहत नेशनल पार्क बना दिया गया। इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया कि भैया ये नेशनल पार्क होगा। अब प्रगति कह रही है मेरी गुड आफ्टरनून ले लीजिए, दे दीजिए आप अपनी गुड आफ्टरनून हमें दे दीजिए। हम भगोना लाए हैं, उसमें रख लेंगे आपकी गुड आफ्टरनून को। कैसी बात है शिल्पी, खतरनाक हो रही है लाली एकदम। फिर बाद में बेटा इसे 1987 में टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। 1987 में इसे बाघ अभयारण्य, बाघ यहां पर रखे जाते हैं इसीलिए जहां बाघ होंगे वो बाघ रिजर्व, तो बाघ अभयारण्य। बाघ अभयारण्य का दर्जा दिया गया। ठीक है भाई। तो यहां फिर बेटा बाघों का, अब देखो ये किस जानवर के लिए जाना जाता है, ये बाघ और बारहसिंगा का संरक्षण होता है। तो कौन से जानवर पाए जाते हैं, तो दुधवा नेशनल पार्क में बाघ और बारहसिंगा का संरक्षण होता है। कोई बात समझ में ना आई हो पूछो, हम बताएंगे। तो आपको यही ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है। हाँ, सबकी ले ली मैंने बेटा एकदम। नमस्ते सबको, गुड आफ्टरनून। हाथ जोड़ के सभी मेरी लालियों को, क्योंकि तुमसे तो मैं जीत नहीं सकता हूं। आप सभी मेरा नाम आप नहीं लेते थे, मैं गजनी बनूंगा, मैं गजनी बनूंगा। गजनी देखिए तुमने, आमिर खान बेटा सबके नाम अपने शरीर पर लिखवा लेता है। थोड़े दिन बाद ऐसा ही करूंगा मैं गजनी बनूंगा। गजनी बनूंगा तो यहां सिर से लेके पैर तक तुम्हारे ही नाम होंगे मेरे ऊपर। पक्षी विहार और पशु विहार में, पशु विहार मतलब अभयारण्य को बोलते हैं। ठीक है। अभयारण्य में कम सुरक्षा होती है, पशु विहार में पक्षी रहते हैं ज्यादातर, मतलब पक्षी विहार में बर्ड सेंचुरी, जहां पक्षियों को संरक्षण मिलता है। ठीक है। तो बस ये वाली बात है। अब देखो, ये तो है एकमात्र नेशनल पार्क। अभयारण्य कम सुरक्षित होते हैं, यहां मानव गतिविधि जैसे घूमने फिरने जाना, लकड़ी काटना, पशु चराना, ये सब अलाउ होता है। लेकिन नेशनल पार्क में ऐसा नहीं होता। तो जानवरों के लिए नेशनल पार्क ज्यादा सुरक्षित जगह है। ठीक है भाई। अभयारण्य की बात करूं मैं आपका, जिन्हें वन्य जीव अभयारण्य, वन में रहने वाले जानवरों को सुरक्षा देना इनका उद्देश्य है। तो वन्य जीव बेटा, एक जीव हमारी भी होती है, होती तो एक खाल की है, लेकिन ये बेटा बड़े बड़े कांड करा देती है। ठीक है भाई। सर आप बहुत बुरे लगेंगे, टकले। ठीक है, टकली नहीं करवा रहा हूं मैं। हाँ
बता दीजिए कि एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। अरे एनसीईआरटी बेटा नहीं पढ़ सकते, एनसीईआरटी का इधर लेना देना नहीं होता है। सना समझ गई? जू किस में आते हैं? जू एक अलग कैटेगरी है जहां पक्षियों को लाकर, जानवरों को लाकर रखा जाता है। ये तो उनके नेचुरल आवास में रखना। देखो आगे चल के मैं जैव विविधता पढ़ाऊंगा ना, तब बताऊंगा वो चीजें। यहां नेशनल पार्क हुए, वन्य जीव अभ्यारण्य, पक्षी विहार, ये नेचुरल जंगल में होते हैं। नेचुरल पक्षी विहार जो होता है, पक्षी मतलब आपने कहीं और लाकर जानवरों को शिफ्ट कर दिया है, वो पक्षी विहार बन जाता है। ठीक है भाई, तो ये वाला मामला है। तो अगर मैं बात करूं बेटा, अभ्यारण्य पहला 1957 में बना, इसे बोलते हैं। तो उत्तर प्रदेश का पहला अभ्यारण्य था चंद्रप्रभा अभ्यारण्य। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, इसकी स्थापना होती है 1957 में, 1957 में। ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ये चंदौली जिले के अंदर आता है, चंदौली। तो कुछ जो जरूरी होंगे हम उन्हें ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि हमें सारे पढ़ने हैं, क्योंकि सारों से लेना देना नहीं है। ठीक है भाई, मैं लिख नहीं पाती हूं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, लिखने भी मैं आऊंगा घर, दिक्कत नहीं लेनी है। तुम्हें बस बैच ले लिया इसका मतलब तुम्हें कुछ नहीं करना है। पेपर देने भी मैं जाऊंगा, लिखूंगा भी मैं, सारे काम मैं करूंगा। ठीक है भाई। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना, यूपी का सबसे पुराना, पुराना मतलब पहला होगा तभी तो, अभ्यारण्य है। इसमें प्यारे बच्चों जो दो जलप्रपात भी हैं, जलप्रपात होते हैं झरने, एकदम मूवियों में देखा होगा, पानी गिर रहा है ऊपर से, हीरो हीरोइन नाच रहे हैं। बस तुम्हें सोचना है, तुम्हारे जीवन में मौका नहीं मिल रहा वो अभी, तुम पढ़ो। राजदरी, राजदरी और देवदरी जलप्रपात है यहां पर। बहुत बढ़िया। एक बार शॉर्ट वीडियो बना दीजिए। अरे तुम सीटेट, यूपीटेट, ये बड़े पेपर हैं जो, इन्हें पढ़ो, रिवीजन करो, पढ़ो रिवीजन करो, सब हो जाएगा हैं। ठीक है भाई, बातें समझ में आ रही हैं? देखो एक किशनपुर अभ्यारण्य है दूसरा, तो ये दुधवा नेशनल पार्क का ही एक हिस्सा है, किशनपुर अभ्यारण्य। किशनपुर अभ्यारण्य कहां है? ये लखीमपुर खीरी में है। तो किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहां है? लखीमपुर खीरी में। ठीक है जी, 1972 में बना था। तो जिसके बारे में कोई जरूरी बात होगी मैं बता दूंगा कि ये थोड़ी सी ध्यान रखनी है। चलो बहुत बढ़िया। एक है कतरनिया घाट, तीसरा कतर दूंगी, कतर, कतरनिया घाट। अब एक बात बताओ, कोई व्यक्ति अगर बहरा है तो उसके कान एकदम जो कतर दिए गए, तो कतरनिया घाट मतलब बहराइच में। यह भी 1975 में बना, बहराइच जिले के अंदर आता है उत्तर प्रदेश के। ये 1975 में बना था। तो कुछ इंपोर्टेंट देखेंगे, जैसे कि ये चंद्रप्रभा वाला इंपोर्टेंट रहेगा क्योंकि ये यूपी का पहला है, उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य है। हाँ जी, पहले यूपी टेट का सिलेबस खत्म कर दीजिए। तो ये काहे का, ये बेटा कौन सा नेपाली पढ़ा रहे हैं हम, तुम क्यों नहीं समझते हो? तुम पढ़े लिखे हो थोड़े बहुत। लास्ट के 5 मिनट में बात करेंगे, उसमें बात करेंगे। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है। चलो आगे फिर बात करेंगे महावीर स्वामी।
ठीक है भाई। चौथा, महावीर स्वामी। देखो तुम सबकी समस्याओं को लास्ट के 5 मिनट में सुनूंगा मैं, बीच में क्लास डिस्टर्ब होता है, यू नो, अंडरस्टैंड वेरी वेल, पढ़े लिखे बालक हो। तो महावीर स्वामी की स्थापना 1977 में हुई है और ये ललितपुर के अंदर है। कहाँ है? ललितपुर में। नाइनटीन 1977। प्यारे बच्चों, ललितपुर के अंदर स्थित है महावीर स्वामी। और प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं आपका, यह है उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य है। ठीक है भाई, तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य यही है। हाँ जी, लास्ट में बंद हो जाती है क्लास, बंद नहीं होने देंगे, चलाएंगे, हम बतलाएंगे, हम पे काम, हमें पढ़ना जरूरी नहीं है, वार्तालाप जरूरी है, पर्सनल बातें होंगी। ठीक है भाई, आगे बात करेंगे बेटा। नेक्स्ट आपका 5वां नंबर, हस्तिनापुर अभयारण्य। ये प्यारे बच्चों, हस्तिनापुर जो अभयारण्य है ये 1986 में बना, 1996 में। ये प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा अभयारण्य है। ठीक है भाई, ये 5 जिलों में फैला है, मेरठ, मुजफ्फरनगर। ठीक है भाई, मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, अमरोहा में, गंगा नदी के किनारे, अमरोहा, हापुड़, बिजनौर। थोड़ी देर पढ़ो, फिर लास्ट में बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बात में कुछ नहीं जाता है। ठीक है भाई, किशनपुर को, अरे कोई दिक्कत ना, कर दिया, ठीक कर लिया करो, जो हो जाता है जल्दी में। आगे बात करेंगे नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट आता है कैमूर। ठीक है भाई, तो कैमूर अभयारण्य ये किन जिलों में पड़ता है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र में। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य मिर्जापुर सोनभद्र में है। ये 1982 में बना था, 1982 में। ईयर नहीं पूछे जाते ज़्यादा, तो बस जिला पूछा जाएगा आपसे, जिले का ध्यान रखिएगा। तो इसमें से ज़्यादा इंपोर्टेंट एक तो महावीर स्वामी, ये यूपी का सबसे छोटा है, एक हस्तिनापुर है, ये इंपोर्टेंट है क्योंकि ये सबसे बड़ा है, और एक ज़्यादा इंपोर्टेंट है चंद्रप्रभा, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना है। ये 3 मैंने आपको ज़्यादा इंपोर्टेंट बताए। हाँ जी, आपने बताया नहीं जानवर खुले रहते हैं। हाँ बेटा, खुले ही रहते हैं, जानवरों को जंगल में जंजीरों में थोड़ी बांधा जाएगा, क्यों नहीं समझते हो? ठीक है भाई, अगला वाला जो पढ़ने जा रहे हैं हम, वो बड़ा महत्वपूर्ण है, 7वां, इंपोर्टेंट और लगा लेना इसके साथ।
चंबल नदी के आसपास फैला है चंबल अभयारण्य। चंबल अभयारण्य जो है ये 1979 में बना। ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है कब बना, ये 3 राज्यों में फैला है, मतलब इसका विस्तार 3 राज्य के अंदर है, थोड़ा थोड़ा हिस्सा चंबल नदी के आसपास, यूपी, एमपी और राजस्थान। तो केवल अकेले यूपी में नहीं है इसका इलाका, 3 राज्यों में है। उत्तर प्रदेश के प्यारे बच्चों ये आगरा और इटावा में आता है। यूपी के आगरा व इटावा जिले में फैला है। तो यूपी के किन जिलों में आता है चंबल अभयारण्य। और इसके बारे में एक और खतरनाक बात, जी सर प्यारे बच्चों, चंबल अभयारण्य घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। तो किस जानवर के लिए जाना जाता है, किस जानवर का संरक्षण होता है, यमुना नदी में पाए जाते हैं घड़ियाल, सॉरी चंबल से होके बहता है ना ये। सर कुत्ते भी जानवर हैं, उनको क्यों बंद देते हैं फिर? बेटा वो पालते हो तुम, कुत्ता काट खाएगा। अब तुम शेर के मुंह में उंगली करोगे जाके तो शेर काटेगा, छोड़ देगा। तो घड़ियाल, ठीक है भाई, तो याद रखिएगा। अब ये तो जबरदस्ती की बात हुई, सर ऐसा कर दें वैसा कर दें, ठीक है ना। तो रानीपुर है प्यारे बच्चों, हालांकि ये टाइगर रिजर्व भी है, तो टाइगर रिजर्व में बता देंगे रानीपुर को आगे, ठीक है ना, जो काम के उन्हें ही लिखेंगे। कछुआ अभयारण्य वाराणसी के अंदर, तो नेक्स्ट डालेंगे कछुआ अभयारण्य, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कहां है बेटा? तो कछुआ अभयारण्य वाराणसी में। यहां पर मांसाहारी कछुआ मिलता है इसमें, तो कछुए का संरक्षण किया जाता है इसमें। किसका संरक्षण होता है बेटा? कछुए का। सर इंपोर्टेंट ही लिखाया करो। अरे बेटा ऐसा थोड़ी है 3 पढ़ा के ही काम खत्म हो जाएगा, जरूरी तो बताने पड़ते हैं। हाँ, मगरमच्छ ही घड़ियाल होते हैं। हाँ करिश्मा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, जैसे तेरा मन हो ऐसे कर सकती है, ठीक है भाई। एक है सुहागी बरवा जो महाराजगंज में है, और सुहेलवा श्रावस्ती बलरामपुर में, तो उन्हें छोड़ो, वो काम के नहीं है। ऐसे जो काम के हैं 8 मैंने आपको बताए, इन्हें याद रखिएगा, ठीक है जी। आगे बताएंगे नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार। बेटा अच्छा, आपकी किस किस की शादी हो रखी है, जल्दी से बताएं मुझे। विवाहित कौन कौन है आप में से? जो विवाहित हैं ऐसे करके यस लिख दें, यस विवाह वाले। हाँ भैया, मुझे ना पता बेटा कौन है। अभयारण्य का मतलब क्या है? अभयारण्य का मतलब जंगल का इलाका जहां जानवरों को रखा जाता है और सरकार ने उसे प्रोटेक्ट किया है, बस ये है। बताएं, यस यस आना चाहिए। अरे वाह, तुम तो बहुत सारे शादीशुदा हो भाई। अरे वाह, मुझे लगा शादीशुदा ही ज्यादा दिखे। कोई दिक्कत नहीं, चलो भाई मैं भी शादीशुदा हूं, ऐसे कर देता हूं मैं भी हाथ, ठीक है, चल कोई दिक्कत नहीं। यस यस यस। देखो, आपने कभी देखा है कि जब तुम्हारी नई नई शादी हुई होगी तो तुमने क्या कही होगी, घूमने चलोगे कहीं प्रवास के लिए?
देखो पक्षी भी अपने हनीमून के लिए जाते हैं। जैसे तुम शादी के बाद कहते ना कुल्लू मनाली ही जाऊंगी, डलहौजी जाऊंगी, नैनीताल जाऊंगी, इसी प्रकार से पक्षी भी, जैसे साइबेरियन सारस है, प्रवास के लिए इधर भारत आ जाता है 5-7 हजार किलोमीटर की उड़ान भर के। इसी प्रकार से आप भी प्रवासी पक्षियों की तरह, वो क्यों आता है? प्रजनन करने, इंजॉय करने, इधर बाल बच्चे पैदा करने अपने, ठीक है, रेत वेत में रहता है, आनंद लेता है। तो जो झीलें होती हैं, झीलें, उनके आसपास थोड़े बहुत जंगल उगाते हैं और वहां पर बहुत सारे पक्षी आते हैं इंजॉय करने, एकदम ऐसे नदियां किनारे, मासू का पुकारे, ठीक है। तो इस तरीके का मामला होता है बच्चे। तो पक्षियों का भी अपना हनीमून होता है, अपना एंजॉय होता है। तो झील के आसपास ज्यादातर ठंडे इलाके में, वादियों में कस्में खाते हैं, प्यार करते हैं और फिर बेचारे वापस लौट जाते हैं बाल बच्चे पैदा करके। तो प्रवासी पक्षियों के लिए भी जाने जाते हैं। बहुत सारे प्रवासी पक्षी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं, ठीक है भाई। चलो अब 1 सेकंड का समय देंगे मुझे। बहुत बढ़िया, ठीक है जी। तो पक्षी बिहार भी कई सारे हैं। और अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर पक्षी बिहार की, एक सेकंड, किधर गया? एक सेकंड बेटा। एक सेकंड का इंतजार करिएगा बस। कोई रह ना जाए, एक बार देखना पड़ता है। हाँ जी, गुस्सा मत हुए करो तुम बच्चों, बाकी तो सब देख लिया जाएगा। हाँ जी, चलो बहुत बढ़िया। उस दिन मैं क्या करूं, प्लीज मार्गदर्शन, अभी मैं लास्ट में करूंगा, सबसे बात करूंगा, अभी रुक जाओ, अभी बहुत समय है, हमारा टॉपिक पूरा होगा आराम से। नंबर 1, उत्तर प्रदेश का नवाबगंज पक्षी बिहार। नवाबगंज पक्षी बिहार कहाँ है? ये 1984 में स्थापना हुई थी, 1984 में, ठीक है भाई। कहाँ है जल्दी से बताएं। इसका नाम 2015 में बदला गया और इसका 2015 में नाम चंद्रशेखर आजाद पक्षी बिहार कर दिया गया है। चंद्रशेखर आजाद, ठीक है भाई। बर्ड सेंचुरी किस जिले में स्थित है? उन्नाव में। बहुत बढ़िया। तो कहां है? उन्नाव जिले के अंदर है। और प्यारे बच्चों, यहां पक्षी आते हैं, एंजॉय करते हैं अपना।
ये झील के आसपास बनाए जाते हैं पक्षी विहार, झील के आसपास का इलाका उन्नाव में है। यह यूपी का प्रथम पक्षी विहार है, यूपी की पहली बर्ड सेंचुरी। हमारे उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार कौन सा होगा? नवाबगंज। नंबर 2 बताएं, लाख बहोसी, लाख बहोसी पक्षी विहार। लाख बहोसी पक्षी विहार, लाख बहोसी कहां है? कन्नौज के अंदर है। खास बात है ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है, ठीक है भाई। और ये 1988 में बना था, 1988 में। तो 1988 में इसका निर्माण हुआ। ये कन्नौज, इत्र नगरी कन्नौज के अंदर स्थित है। ठीक है जी। और प्यारे बच्चों याद रखिएगा, यूपी का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। तो यूपी का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? जवाब आएगा लाख बहोसी कन्नौज। अरे डेट वेट नहीं पूछता है आपसे, मैं तो बता देता हूं 2-4 की, जो बड़ा छोटा है उसकी। ज्यादातर आपसे डेट आपके एग्जाम में नहीं आती है कुछ भी ऐसी, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है भाई। फिर आता है तीसरा, पटना पक्षी विहार। पटना पक्षी विहार ये पड़ता है एटा के अंदर। पटना बिहार में मत लगा देना, नाम पटना है, ठीक है भाई। और ये 1991 में बना, 1991 में, बर्ड सेंचुरी। और ये हाल ही में 2026 में एक आर्द्रभूमि स्थल भी डिक्लेयर किया गया है पटना पक्षी विहार को। खास बात यह है कि ये यूपी का सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा पक्षी विहार है। तो यूपी का सबसे छोटा पक्षी विहार। देखो हर एग्जाम का अपना एक लेवल होता है, अपना एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है, ठीक है। अगर मैं बात कहूं कि मैं तुम्हें यहां बताने को, मैं 10 फैक्ट एक में, लेकिन नहीं आता आपके एग्जाम में, सीधा जो जितना आता है उतना ही बताएंगे। सीमा कह रही है हमको नींद आ रही है, लोरी सुना दूंगा मैं लाली, ठीक है भाई। तो याद रखिएगा इसे भी। अब बाकी के नाम याद रखिएगा कि कहां हैं। जैसे समसपुर है, समसपुर पक्षी विहार। तो समसपुर कहां है? बस नाम सामने, रायबरेली में। रायबरेली के अंदर। देखो ये शुरू के 3 जो बताए हैं, एक तो पटना वाला ज्यादा इंपोर्टेंट है, और बाकी का पहला और सबसे बड़ा ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, ये ज्यादा आते हैं। बाकी नाम पूछेगा, समसपुर बर्ड सेंचुरी कहां है? रायबरेली में, ठीक है भाई। एक सांडी पक्षी विहार है, सांड। अगर हरा हरा चारा खाएगा तो व्यक्ति सांड जैसा हो जाएगा। सांडी, सांडी है हरदोई, हरा हरा चारा, हरदोई। तो ऐसे रिलेट कर सकते हैं आप, ठीक है भाई। अगर कोई समस्या आ रही है, मतलब समस्या, आप किसी की राय ले सकते हैं, तो राय लेकर समस्या सुलझ भी सकती है, ठीक है भाई। इससे अलग मैं बात करूं, बखीरा पक्षी विहार, बखीरा बर्ड सेंचुरी। तो बखीरा संत कबीर नगर में है। तो जब हम आर्द्रभूमियों को समझेंगे वहां भी आएंगे, ठीक है भाई। थैंक यू हेमा, थैंक यू। नींद हमको भी आती है, बस लिखना शुरू कर देते हैं।
तो मैं एक बात बताऊं, मैं तुम तो पता नहीं क्या ही हो, मेरी समझ से बाहर है। सुबह उठने के बाद 6 बजे, रात 1 बजे सोना होता है। पिछले 1 वर्ष में दिन में सोना नहीं हुआ होगा, लेकिन तुम भैया सुनने की बात नहीं सुनते हो। क्यों आती है इतनी नींद, आखिर ऐसा है क्या आप में? हद करते हैं बिल्कुल। सर हम बखीरा से हैं, बहुत बढ़िया। एक है बेटा ओखला पक्षी विहार, ये हमारे बगल में ही है, नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर में। तो ओखला, गौतम नाम का लड़का ओखली में सिर दे देता है। तो बेटा गौतम बुद्ध नगर जिले का नाम है, वैसे यमुना नदी के पास में गौतम बुद्ध नगर में। नींद आती है, नींद। सामान लेने कहां जाओगे? तो सामान लेने जाओगे मैनपुरी। मैनपुरी की मार्केट अच्छी है, कोई है आप में से मैनपुरी वाला? तो सामान कहां मिलता है? मैनपुरी की मार्केट में बढ़िया सामान, लाली बिंदी सब। तो मैनपुरी का सामान, ठीक है भाई। एक है प्यारे बच्चों आपका पार्वती अर्गा, गोंडा में। गोंडा जिले के अंदर। देखो पार्वती मतलब भगवान शिव की पत्नी थी। भगवान शिव किस पर बैठते थे? यानी कि सांड पे। तो गेंडा भी सांड जैसा लगता है, आप जानते हो। सुर सरोवर, इसे प्यारे बच्चों कीथम झील भी कहते हैं। अभी मैं 3-4 दिन पहले ही इधर गया था, झील के अंदर ही, बढ़िया जगह है। यहां भालू का रेस्क्यू सेंटर भी है। तो हम अपनी नियति को लेके गए थे इधर, पक्षी वक्षी विहार में घूम आते हैं। तो भैया ये आगरा में है, आगरा दिल्ली रोड पर, आगरा के अंदर आता है सुर सरोवर। ठीक है भाई, तो यही है जो है आपके। एक सुरहा ताल है बलिया में, और एक विजय सागर है महोबा में। सुरहा ताल, ये बलिया के अंदर है, और विजय सागर है बेटा महोबा में। तो एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं जो बाकी। देखो रट्टा मारने को ऐसा कुछ है नहीं इसमें। उत्तर प्रदेश के अंदर प्यारे बच्चों हमने सबसे पहले आपको बताए थे किसके बारे में? नेशनल पार्क। नेशनल पार्क बनाए गए हैं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, एक कानून बना। तो ये कानून है, इसके तहत इसमें जानवरों का प्रोटेक्शन दिया गया, शिकार करने पर सजा हो जाती है। यूपी में नेशनल पार्क एक दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर खीरी में एकमात्र नेशनल पार्क है। 1968 में दुधवा पशु विहार के नाम से बना। 1977 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया, 1987 में। और ये वेरी इंपोर्टेंट है, दुधवा याद रखिएगा, पेपर में आ चुका है यूपी टेट में। यहां बाघ और बारहसिंगा का संरक्षण होता है। वन्यजीव अभ्यारण्य में कम सुरक्षा होती है, होते जंगल ही है जहां जानवरों को रखते हैं। तो चंद्रप्रभा सबसे पुराना, किशनपुर लखीमपुर खीरी, कतरनिया घाट बहराइच में, महावीर स्वामी सबसे छोटा, हस्तिनापुर अभ्यारण्य सबसे बड़ा, कैमूर मिर्जापुर सोनभद्र में, चंबल अभ्यारण्य घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध, और कछुआ वाराणसी में कछुए के संरक्षण के लिए जाना जाता है। तो ये बात तो हमने बता दी आपको। अब आगे थोड़ा सा समझते हैं, फिर चर्चा करेंगे आपसे, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी जल्दबाजी की। नवाबगंज पक्षी विहार पहला, लाख बहोसी कन्नौज में। ठीक है भाई, लाखों की बहू कहां से आएगी? कन्नौज से। पटना कहां जाके है? एटा में जाकर पट जाना है। समसपुर रायबरेली में, सांडी सांड हरा हरा खाता है। बखीरा, ठीक है भाई, खीरा संत लोग खाते हैं, संत कबीरनगर। ओखली में सिर गौतम देता है। सामान मैनपुरी में बढ़िया मिलता है।
पार्वती जी भगवान शिव की पत्नी, ठीक है। ये शिव जी एकदम गेंडे वेंडे पर बैठते थे, ऐसा जोड़ लो आप, सुर सरोवर की थम झील आगरा में, सुरहताल बलिया में और विजय सागर महोबा में, ठीक है भाई। गुरुजी अभयारण्य नेशनल पार्क का अंतर दे दीजिए। बेटा अंतर की जब मैं नेशनल पार्क देश के पढ़ाऊंगा तब वो अंतर बताऊंगा, ठीक है भाई। अब अगर मैं बात करूं टाइगर रिजर्व की, तो भैया उत्तर प्रदेश में बाघ अभयारण्य। देखो एक सिंपल मतलब बताता हूं दोनों में अंतर क्या है। बहुत सारी चीजें होती हैं। देखो जैव विविधता आप जानते हैं, पहले तो मैं अंतर बता देता हूं, बाकी चीजें तो छोड़ो। जैव विविधता होती है बायोडायवर्सिटी, जीव जंतु पेड़ पौधों की संख्या को ही जैव विविधता कहते हैं। तो इसमें जानवर भी आते हैं और इसमें प्यारे बच्चों प्लांट्स भी आते हैं। अब आप जानते हो कि पादप मतलब प्लांट्स को बोलते हैं। अब आप एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जानवरों को और पौधों को संरक्षित करना जरूरी है। अब आप कहोगे क्यों जरूरी है, जब तुम पर्यावरण पढ़ोगे ना इकोसिस्टम, तो तब पता चलेगा। इनका जैसे हम जरूरी हैं, हम भी तो जानवर ही हैं, हम इनको मार रहे हैं। चाहे सड़क बन रही है तो वृक्ष काट रहे हैं, बांध बन रहा है तो वृक्ष काट रहे हैं। जानवर कहां रहते हैं? जंगल में, वृक्षों पर निर्भर करते हैं। अगर वृक्ष कटेंगे, वनोन्मूलन होगा, हम खनिज निकाल रहे हैं तो जंगल काट रहे हैं। तो जानवरों के संरक्षण के लिए प्लांट्स यानी कि जंगल का होना जरूरी है। बातें समझ में आई? बेटा घड़ियाल जो है, मगरमच्छ एक ही प्रजाति के हैं, एक ही, समझ रहे हो ना, बस वही समझ जाओ, उतना ही बहुत है। अभी इनके ज्यादा अंतर की तुम्हें जरूरत नहीं है। तुम मगरमच्छ कोई घड़ियाल मानो अभी फिलहाल के लिए, तुम्हें अंतर नहीं पूछा जाता है। अब देखो जैव विविधता, जैव विविधता का मतलब जानवर और प्लांट्स के संरक्षण के दो तरीके होते हैं। संरक्षण का मतलब उन्हें बचाए रखने के। एक तरीका होता है इन सीटू। इन सीटू को बोलते हैं बेटा स्व स्थाने। स्व स्थाने का मतलब जहां जानवर पाया जाता है जंगल में, वहीं उसका संरक्षण कर दिया जाए। तो बातें समझ में आई? अब वहीं पर संरक्षण जो होता है वो तीन तरीके हैं उसके। एक तो आप राष्ट्रीय पार्क बनाते हो, एक आप वन्यजीव अभयारण्य बनाते हो उसके लिए। तो ये जंगल के इलाके हैं, जहां जो जानवर रहता है उसे वहीं पर सरकार बाउंड्री तय कर देती है कि अभयारण्य की बाउंड्री है। और एक होता है आपका बायोस्फीयर रिजर्व, जिसे बोलते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो जानवरों के संरक्षण के लिए उनको जहां वो जंगल में मिलते हैं वहीं पर हमारे देश में 107 नेशनल पार्क बनाए गए हैं, 550 से ज्यादा प्यारे बच्चों अभयारण्य हैं और 18 बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं। बातें समझ में आई? सबसे ज्यादा सुरक्षित स्थान जो होता है वो राष्ट्रीय पार्क है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा अपना घर तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित है, लेकिन तुम किसी और के घर पे जाओगे सुरक्षा कम मिलेगी ना, सेम। तो सबसे सुरक्षित स्थान अपना घर। तो राष्ट्रीय पार्क जो है, इनमें सरकार ने ऐसा कानून बनाया कि इसमें कोई बाहरी लोग जड़ी बूटी चुगने, पशु चराने, जिससे कि वहां रहने वाले जानवरों को नुकसान ना पहुंचे। सिंपल सी बात। अभयारण्य में क्या है, इसमें नेशनल पार्क की तुलना में सुरक्षा कम होती है। यहां जो लोकल लोग हैं, वहां के गांव के लोग हैं, वो लकड़ी चुनने, जड़ी बूटी तोड़ने, मतलब चुगने वगैरह, आदिवासी लोग या वो सब जा सकते हैं। पशु चराने की व्यवस्था होती है, तो यहां सुरक्षा कम होती है। जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, इसके अलग अलग लेयर होती हैं। इसमें एक बाहर की लेयर, एक उसके अंदर की लेयर, फिर एक उसके अंदर की लेयर। तो जो कोर जोन होता है इसके अंदर का कोर, वहां पर सुरक्षा ज्यादा, और जैसे बाहर की तरफ आओगे तो सुरक्षा कम होती जाती है। मतलब यहां लोग रह सकते हैं, घर बना सकते हैं, पर्यटन हो सकता है, सब काम। तो ये जंगल में वहीं के वहीं संरक्षण है, बस अंतर ये है। ठीक है भाई, क्लियर? अब एक तो पेड़ पौधे जीव जंतुओं को इन तीन चीजों से संरक्षित किया जाता है। एक होता है एक्स सीटू,
अब तुम जानते हो एक्स, तो एक्स एक्स समझ रहे हो ना, जो दुख दर्द देकर गया हो तुम्हें वही एक्स है। तो एक्स मतलब उनके प्राकृतिक आवास के बाहर। मान लो दिल्ली में चिड़ियाघर है, तो चिड़ियाघर, दिल्ली में शेर थोड़ी पाए जाते हैं, शेर तो जंगल में मिलते हैं, लेकिन हमने शेर को जंगल से उठा के लाके दिल्ली में बंद कर दिया एक चिड़ियाघर। ये बेसिकली क्या है, उनके नेचुरल आवास से बाहर ले जाकर कहीं भी संरक्षित किया जाता है जानवरों को। बातें समझ में आ रही हैं? तो ये तो मतलब मानो आपका मायका है, मायके से ले जाके तुम्हें ससुराल में बंद कर दिया, एक्स-सिटू कंजर्वेशन हो गया, तुम पैदा हुई मायके में। तो ये एक्स-सिटू में मतलब जहां जो जानवर पैदा हुआ है जंगल में, उसके बाहर ले जाके उसे संरक्षण दिया जाता है। ठीक है भाई। इसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं, जैसे जानवर कोई भी पक्षी पाया तो जंगल में जाता है, लेकिन अब कानपुर में बना हुआ है जू, चिड़ियाघर, तो वहां उस जंगल का नेचुरल आवास नहीं है, प्राकृतिक आवास नहीं है, उसे तो मायके में लाके बंद कर दिया जबरदस्ती। ठीक है, तो चिड़ियाघर जो होगा, ऐसे ही प्यारे बच्चों आपके बॉटनिकल गार्डन होते हैं, वनस्पतिक उद्यान। वनस्पतिक उद्यान में क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं उन्हें लाके किसी एक जगह रख दिया जाता है। जैसे मैं एक बॉटनिकल गार्डन बना दूं, उस गार्डन में अलग अलग जगह के पौधों को लाकर रख दूं, जहां वो पाए तो जंगल में जाते हैं नेचुरली, लाकर मैंने यहां एक गार्डन बना दिया, उसमें रख दिए, तो इसे बॉटनिकल गार्डन रखते हैं। ठीक है भाई। और एक होता है डीएनए बैंक, जहां विभिन्न जानवरों का डीएनए, प्लांट्स का डीएनए, ठीक है भाई, वो लाके रखा जाता है। जैसे लुप्त होने की कगार पर कोई जानवर है, तो यहां डीएनए भी तो एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, तो ये एक्स-सिटू में आता है। तो दोनों बातों में समझ में आई। तो ससुराल जो है वो एक्स-सिटू है, मायका जो है मम्मी का घर, वो आपका इन-सिटू है, जहां तुम पैदा हुए। तो आज ही अपने पतियों से कह देना, मतलब अपने आपके जो हस्बैंड हो, क्योंकि एक्स-सिटू में लाके कैद कर दिया है मुझे, मैं इन-सिटू में जाना चाहती हूं। ठीक है भाई। तो अब दोनों में अंतर पता चला। ये है जहां जानवर नेचुरली नहीं मिलता, अलग लाके बंद कर दिया है। ये वो है जो नेचुरल हैबिटेट है उसका, इन्हें कानून से संरक्षित किया जाता है कि कोई शिकार ना करे इनका, नहीं जंगली इलाका, जानवर भागे दौड़े एकदम अच्छे तरीके से, ये सब चीजें रहती हैं। कोई दिक्कत परेशानी? हाँ बेटा, सब बाकी सब उसमें आएंगे। नेचुरल हैबिटेट नहीं है तो उधर ले जाओ उसे उठा के। कोई नहीं भेजने का सर अब। अरे बेटा सब भेज देते हैं, जाना नहीं चाहती हो, नहीं तो तुम बोलोगी मैं एक हफ्ते के लिए जा रही हूं, कहते हाँ आराम से 15 दिन में आना, तुम नो टेंशन। तो ये वाली बात होती है। अब बात करें टाइगर रिजर्व की। टाइगर रिजर्व, इन्हें बाघ अभयारण्य कहते हैं। तो जिन जगहों पर, चाहे वो अभयारण्य, अब एक बात बताओ, चाहे वो नेशनल पार्क हो चाहे वो अभयारण्य, इनमें अलग अलग जानवर रहते हैं, कहीं शेर, कहीं गेंडा, कहीं कुत्ता, कहीं बिल्ली, ये सब कुछ रहता है बेटा। अब जिस नेशनल पार्क में या जिस पक्षी विहार में तो पक्षी रहते हैं बेटा, सिंपल सी बात है, तो पक्षी विहार भी नेचुरली होता है। तो जहां पर मैं बात करूं आपसे, जहां भी अभयारण्य या नेशनल पार्क में शेर पाए जाएंगे तो वो शेर अभयारण्य हो गया। टाइगर मिलेंगे तो टाइगर रिजर्व, जहां टाइगर को संरक्षण, बाघ छोड़े गए, तो बाघ की आबादी लगातार कम हो रही थी, इसी के लिए प्रोजेक्ट टाइगर भी चलाया गया हमारे देश में। तो बाघ संरक्षण का मतलब जहां टाइगर को रिजर्व किया गया है। ठीक है भाई, तो बातें समझ में आ रही हैं। अब अगर मैं बात करूं यहां पर जो बाघ अभयारण्य है, टाइगर रिजर्व हैं, टाइगर रिजर्व यूपी में कितने हैं? 4 बाघ अभयारण्य उत्तर प्रदेश में। तो ये टॉपिक भी आज हो गया है। बाकी कल हम उत्तर प्रदेश के बारे में, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जहां से 2 प्रश्न आएंगे,
पिछली वाली से बनाएं तो उसमें जो चीजें मैं नई पढ़ा रहा हूं उन्हें ऐड कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी में। तो दुधवा नेशनल पार्क तो है लेकिन टाइगर मिलता है, इसीलिए इसको संरक्षण स्पेशल दिया गया है। तो दुधवा TR का मतलब होता है टाइगर रिजर्व। तो दुधवा टाइगर रिजर्व कहां है? लखीमपुर में। ठीक है भाई। टाइगर रिजर्व ये कब बना था? मैंने बताया था 1987 में। क्योंकि इसमें बाघ मिलता है तो इसीलिए इसे टाइगर रिजर्व का भी दर्जा दिया गया है। दूसरा महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश का प्यारे बच्चों, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत, पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये पीलीभीत जिले में, इसका कुछ इलाका शाहजहांपुर में भी आता है, तो मुख्य रूप से पीलीभीत में। ये 2014 में। इसे प्यारे बच्चों टाइगर की संख्या दोगुनी करने के लिए, टाइगर कम हो रहे हैं ना तो बढ़ा रही है सरकार उन्हें, टाइगर की संख्या दोगुनी करने के लिए TX2 पुरस्कार दिया गया। एक पुरस्कार मिलता है टाइगर की संख्या दोगुनी करने पर। आगे बात करेंगे नेक्स्ट आता है अमनगढ़ बिजनौर में, 2012 में बना। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व ये बिजनौर में है, 2012 में बना। और प्यारे बच्चों फिर आता है आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व, चित्रकूट और बांदा में है, वो आपका 2022 में बना। तो 4 टाइगर रिजर्व में जहां टाइगर मिलते हैं। तो सबसे नया है चित्रकूट और बांदा वाला 2022 में। तो ये टाइगर रिजर्व हो गए आपके। ठीक है जी। बेटा ये लगभग फाइनल ही है डेट आपकी यूपी टेट वाली। तो मेरा बेटा आपकी नकल कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हमारा छोटा भाई है। ठीक है। तो ये टाइगर रिजर्व हैं आपके दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़ और रानीपुर। अब रानीपुर अभ्यारण्य भी है टाइगर रिजर्व क्योंकि ये टाइगर मिलते हैं। ठीक है भाई। इस तरीके से तो जंगल का इलाका जहां पर टाइगर को रखा गया है और वहां संरक्षण दिया जाता है जिससे कि उनको नुकसान ना पहुंचे, उनकी आबादी बढ़े, वो आराम से वहां प्रेम करें, जंगल में रहें। कोई और प्रश्न हो आपका पूछ लें, बताएं भाई। सी माई कमेंट इंद्रजीत पासवान जी, देख रहा हूं मैं। यूपी टेट का फॉर्म पुराना कास्ट सर्टिफिकेट लगा दें। हाँ, कास्ट सर्टिफिकेट पुराना हो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। ऑनलाइन चढ़ा हुआ हो, ऐसा नहीं है कि 2012 का बना हुआ है, बस वो ना हो, ऑनलाइन चढ़ा हुआ हो लगा दो, कोई समस्या नहीं है। एग्जाम से पहले कोर्स पूरा हो जाएगा? नहीं बेटा, एग्जाम अगले यूपी टेट पर है, एग्जाम से पहले ही होगा। क्यों नहीं होगा एग्जाम से पहले? बीच में किसी दिन 2-4 घंटे की लंबी क्लास रख लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। मुस्कान में एक बार बता दूंगा पता करके कि ऐसा क्यों है, ग्रुप में डाल दूंगा अगर कोई क्लास नहीं है तो। हाँ जी, समाया खान जी थैंक यू। एक क्वेश्चन पूछना है, जल्दी पूछ लो जो पूछना है। टेट भी दोबारा ना देना, पास तो हो तो सर। हाँ, दोबारा क्यों देना, एक बार में इतना आप करवा रहे हैं उतना सफिशियंट है। प्राची देखो, जो सीटेट में पढ़े हैं ना उन बच्चों को पता है 28-29 प्रश्न पूरे क्लास में से मिले हैं। तो इधर भी प्रयास रहेगा पूरा अपनी तरफ से। बाकी इससे अलग तुम्हें अलग से इससे ज़्यादा कुछ मिलेगा ही नहीं जितना मैं करा दूंगा आपको। हैं, क्यों दिक्कत लेते हो आप? बस भरोसा रखो, मेरी क्लास में से तुम्हें प्रश्न मिलेंगे, वादा है तुमसे, साथ निभाएंगे। मेरा नाम पहले KM लगा है, KM से कोई फर्क नहीं होता, KM आप लगाओ मत लगाओ, नो प्रॉब्लम। लाइक और कमेंट नहीं होता है सर जी, कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट नहीं होता है तो मत करो, पढ़ो समझो। पढ़ती जा रही हूँ, भूलती जा रही हूँ। शनिवार में एक पूरे वीक की रिवीजन क्लास रखा करेंगे यूट्यूब पे, बेहतरीन सी।
चलो ठीक है ना, बहुत सारा प्यार, लव यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले सेशन में।